हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी। तो जब भी डायोप्टर ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक क्षमता, किसी भी लेंस की क्षमता यदि ऋणात्मक है तो वह अवतल होगा। तो यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह लेंस अवतल लेंस होगा। अब इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी के लिए हमें फॉर्मूला होता है F बराबर 100/P। यहाँ यदि हमें सेंटीमीटर में फोकस दूरी को निकालना है तो 100/P लिखेंगे, और अगर मीटर में निकालना है तो 1/P। तो यहाँ पर 100 और P का मान है 2.5। 2.5 से 100 को भाग करेंगे तो आएगा 40। तो यहाँ से फोकस दूरी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, और लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए यह लेंस अवतल लेंस होगा। तो सही जवाब हो जाएगा 40 सेंटीमीटर का अवतल लेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि वैद्युत शक्ति P और प्रतिरोध R से व्यक्त हो तो वैद्युत धारा कितनी होगी। तो हमें धारा का मान बताना है। तो हम लोग जानते हैं P बराबर होता है VI। P बराबर VI होता है। अब यहाँ पर ध्यान दें तो V नहीं दिया है, R दिया है। तो ऐसे केस में हम V को लिख देंगे, V बराबर होता है I और R, और एक I पहले से है तो हो जाएगा IRI। अब यहाँ से R को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा P/R। I और I मिलके हो जाएगा I²। अब I का मान निकालने के लिए हम वर्गमूल ले लेंगे तो रूट में आ जाएगा P/R। तो यहाँ से धारा आ गया रूट में P/R। तो सही जवाब है ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में V1 तथा V2 हो, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष कितना होगा। मान लेते हैं कि यह है माध्यम 1 और यह है माध्यम 2। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है V1 और 2 में है V2। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष कितना होगा। हमें 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक लिखना है, तो इसको लिखा जाएगा 2n1। 2n1। सबसे पहले प्रकाश दूसरे माध्यम में है तो दूसरे माध्यम की चाल को पहले लिखेंगे, और फिर प्रकाश पहले माध्यम में आ रही है तो इसकी चाल को बाद में लिखेंगे, और 2n1 बराबर हो जाएगा V2/V1। तो यहाँ से सही हो जाएगा ऑप्शन खा। और अगर हमसे पूछता कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो हम 1n2 लिखते, और इसमें हम लिखेंगे V1/V2। तो इस प्रकार से अभी सही जवाब है ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, ये सही है। ये रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये गलत है। चुंबकीय रेखाएं बंद वक्र होती हैं, ये सही है। तो इनमें से पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है, तो यही हमारा सही जवाब होगा। चुंबक में जो बल रेखाएं होती हैं, मान लेते हैं ये यन सिरा है और ये यस, तो बल रेखाएं यन सिरा से निकलती हैं और एस सिरा में प्रवेश करती हैं, फिर चुंबक के अंदर यस सिरे से होती हुई यन की ओर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। तो एक है ये अवतल दर्पण, एक ये है समतल दर्पण, और एक ये है उत्तल दर्पण। इनमें से उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक है अवतल और समतल की अपेक्षा। तो सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो तब R1 बटे R2 क्या होगा। तो R1 है श्रेणी क्रम में संयोजन, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध के लिए हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो R और 2R को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3R। R2 है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है बट्टे में ऊपर गुणा और नीचे जोड़। तो हम ऊपर लिखेंगे R इंटू 2R और नीचे जोड़ देंगे R इंटू 2R को। तो R 2R का गुणा हो जाएगा 2R स्क्वायर और बटे नीचे R और 2R को जोड़ेंगे तो ये 3R हो जाएगा। अब एक R से एक R कट गया और बच रहा है 2/3 और ये R। अब हमें निकालना है R1 बटे R2। तो यहाँ से R1 का मान है 3R, R2 का मान है 2R बटे में 3। R से R कट जाएगा, 3 पलट के चला जाएगा ऊपर, 3 और 3 का गुणा हो जाएगा 9/2। तो यहाँ से R1 बटे R2 ये मान आज गया है 9/2। तो सही जवाब है ऑप्शन ख 9/2। धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। यदि फेरों की संख्या n गुना बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी n गुना बढ़ जाएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 8 है CH3CH2OH का IUPAC नाम क्या है। तो ये एल्कोहल है। एल्कोहल का IUPAC नाम हम कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन यहाँ पर है तो 2 कार्बन के लिए लिखा जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा एन और एल्कोहल के लिए लिखा जाएगा ऑल। तो ये मिलकर बन जाएगा एथेनॉल। तो सही जवाब है ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑक्सीटोसिन का स्राव कहाँ से होता है। थायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल। ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस, और ये पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा रक्त में मिलता है। तो यहाँ पर हम सही करेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि, क्योंकि हाइपोथैलेमस ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र में जल का आधा अणु होता है हाफ H2O। तो सही जवाब हो जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सभी तत्व तीसरे आवर्त के हैं। तीसरे आवर्त में सबसे पहले आता है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर सिलिकॉन। इस आवर्त में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, अर्थात सोडियम की कम होगी, मैग्नीशियम की ज्यादा, एल्यूमिनियम की और ज्यादा, सिलिकॉन की सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है और सिलिकॉन की ज्यादा है। इन चारों में सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम और सिलिकॉन की सबसे ज्यादा। इन चारों में बात हो रही है। अगर वैसे पूछा जाए सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की, पर अभी हम इन चारों की बात कर रहे हैं तो इनमें चारों में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता सिलिकॉन की है और सबसे कम सोडियम की। क्वेश्चन नंबर 12 है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है। OH, CHO, CO, COOH। तो OH जो है ये क्रियात्मक समूह होता है एल्कोहल का। CHO क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड का। CO क्रियात्मक समूह है कीटोन का। COOH ये क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह हो जाएगा CHO। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है।
चिड़िया, जंगली जानवर, पालतू जानवर, हरे पेड़ पौधे। इन सब में हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि ये सूर्य की ऊर्जा की सहायता से भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मटर के पौधे टीटी और बौने पौधे टीटी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में कैसे संतान मिलेंगे? तो कैपिटल टी का मतलब शुद्ध लंबा, स्मॉल टी का मतलब शुद्ध बौना। तो इनके बीच हम संकरण कराते हैं। तो संकरण कराने के लिए ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे। ये वाला टी हम इधर लिख देते हैं और ये वाला टी इधर लिख देते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इस बॉक्स के सामने एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। इस वाले बॉक्स की बात करें तो इधर है कैपिटल टी, ऊपर है स्मॉल टी। इस वाले बॉक्स की बात करें तो लेफ्ट साइड है कैपिटल टी, ऊपर है स्मॉल टी। इस वाले बॉक्स की बात करें तो लेफ्ट साइड है कैपिटल टी, ऊपर है स्मॉल टी। तो हर तरह से हमें मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब होता है लंबा, अर्थात पहली पीढ़ी में जो भी पौधे मिलेंगे सब लंबे होंगे। तो सही जवाब है सभी पौधे लंबे होंगे पहली पीढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड होता है परंतु ऑक्सीजन नहीं। जल होता है ऑक्सीजन नहीं। जल होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन का सही होगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और जो प्रोडक्ट बनता है वो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप हमें मिलता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज और बनता है ये जल और CO2 की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में क्या नहीं पाया जाता है? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र। नर पुष्प में वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है, ये पाया जाएगा मादा पुष्प में। तो सही जवाब है वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंसुलिन किससे स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि, आग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि, वृषण। इंसुलिन का स्राव होता है आग्न्याशय के द्वारा और इसका कार्य होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना और इस हार्मोन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग हो जाता है। डायबिटीज, इसी को हिंदी में मधुमेह कहते हैं। तो 2-3 पॉइंट है, याद रखेंगे। इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है, इसका कार्य है ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करना और इसकी कमी से मधुमेह या फिर डायबिटीज नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीवाश्म ईंधन जलने पर क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड या फिर सभी। तो किसी भी जीवाश्म को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड सब मिलेंगे। तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं जो विस्थापित हो सकते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मेंडल, जोहानसन, वीजमान, एवरी। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहानसन ने किया था। मेंडल को हम लोग आनुवांशिकता का जनक कहते हैं, तो मेंडल कहलाते हैं आनुवांशिकता के जनक। तो ये 2 पॉइंट लर्न रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं उसे क्या कहा जाता है? उपापचयी क्रियाएं, अपचयी क्रियाएं, दोनों या फिर सामान्य क्रियाएं। तो ऐसी क्रियाओं को हम उपापचयी और अपचयी दोनों क्रियाएं कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 है, चर्मदाह या पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B1,
B2, B5, B12। तो चर्मदाह या पेलाग्रा यह होता है विटामिन B5 की कमी से। क्वेश्चन नंबर 23 है, हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में या फिर पोषण में? हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, सुक्रोज के रूप में या फिर वसीय अम्ल के रूप में? फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है सुक्रोज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है और वह तंत्र कौन सा है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो सभी को पता होगा वृक्क, जिसे हम किडनी भी कहते हैं, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर सभी? तो ये सभी ही स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अलैंगिक जनन के द्वारा मुकुलन किनमें होता है? अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लिशमैनिया। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है ईस्ट में, और ईस्ट के साथ याद रखेंगे हाइड्रा में भी मुकुलन होता है, तो सही जवाब है ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 28 है, पराग कोश में क्या होता है? बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, पराग कण। तो पुंकेसर का भाग होता है पराग कोश। ये एक डंठल रूपी भाग होता है जिसमें ऊपर की ओर पराग कोश लगा होता है, और इस कोश के अंदर दाने जैसी रचनाएं होती हैं जिसे हम पराग कण कहते हैं। तो पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 22, 44, 46 या फिर 48? तो सही जवाब है 48। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिन्हें दो भागों में बांट दिया जाता है। एक कहलाते हैं ऑटोसोम और दूसरे कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र। ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी और लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 1 जोड़ी। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? शुद्ध गोल बीज। शुद्ध गोल बीजों को हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल आर से। और अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि शुद्ध झुर्रीदार, अगर शुद्ध झुर्रीदार की बात हो तो इसे हम दर्शाएंगे स्मॉल आर से। तो शुद्ध गोल कैपिटल आर से, शुद्ध झुर्रीदार स्मॉल आर से। कैपिटल टी, स्मॉल टी, इससे हम दर्शाएंगे संकर लंबे पौधों को या फिर अशुद्ध लंबे पौधे। कैपिटल टी स्मॉल टी ये गलत लिखा है, स्मॉल टी हो जाएगा शुद्ध बौने पौधे। तो इस प्रकार से ये थे आज की क्लास 10 के साइंस के टॉप 30 MCQ क्वेश्चंस, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी को अच्छे से लर्न कर लें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।